नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और 10 मार्च को नतीजे 5 विधानसभा राज्यों के सामने आने हैं। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं विपक्ष को सरकार की नीयत पर कहीं बहुत बड़ा खोट नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि सरकार नतीजों के दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी करा सकती है। विपक्ष को तमाम ऐसी खामियां जो नजर आ रही हैं कि सरकार सत्ता में बैठने के लिए, दोबारा सत्ता में वापसी करने के लिए नतीजों के दिन गड़बड़ी करा सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी करा सकती है और भी ऐसी तमाम चीजें हैं। जो एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं उनमें जैसे बीजेपी की जीत होती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल पाई है पिछली बार की तरह। तो लगातार विपक्ष यही सवाल उठा रहा है, एग्जिट पोल पर भी सवाल उठा रहा है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, इसी बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष ये सवाल उठा क्यों रहा है। क्या नतीजों से विपक्ष डर गया है या फिर सत्ता पक्ष ने जो विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगाता रहा है उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नजर आती है। तो इसी बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी राहुल, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जो लगातार सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। तो राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी, शुक्रिया मृत्युंजय। तो राहुल, मुझे यह जानना है कि जो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार की नीयत में उन्हें खोट नजर आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों है राहुल? क्यों बार बार ईवीएम की बात आ रही है, नतीजों के दिन गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, आज जो विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है, जाहिर सी बात है सवाल खड़ा होने भी चाहिए, क्योंकि हमने वोटिंग के दौरान ही देख लिया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। गोरखपुर में हमने देखा था लोगों ने कई जगहों पर मतदान का बहिष्कार किया था। मणिपुर में हमने देखा कि दोनों चरणों में ईवीएम पर बवाल होता नजर आया। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हमने देखा कि वोटिंग के दौरान जो ईवीएम मशीन थी वहां पर कई पार्टीज के सिंबल तक नहीं थे। तो ये आज माना जा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ तो हुई। और देखिए, फिलहाल अगर गाइडलाइंस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे देश को कह रहे हैं कि हाथों को सैनिटाइज कीजिए, मुंह पर मास्क लगाइए, लेकिन जब बनारस में रैली करते हैं, जरा बताइए उनके मुंह पर मास्क था या उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया? कितनी बड़ी संख्या में भीड़ दिखती नजर आई। तो जो देश के राजा हैं वही नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो जनता से कैसी उम्मीद आप लगा सकते हैं? जो देश में सबसे बड़े राजा है वही नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो जनता से उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? बहुत अच्छी बात कही राहुल ने। लेकिन राहुल, इसके बाद मेरा एक सवाल ये भी होगा कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की भी आज हम बात सुनते हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। वो तो साफ साफ एग्जिट पोल्स को नकार रहे हैं। उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल्स के नतीजों में और जो 10 तारीख को नतीजे सामने आएंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ कोशिश की जा रही है ताकि विपक्ष को मानसिक रूप से परेशान किया जा सके। देखिए, ये वही एग्जिट पोल हैं जो हमेशा से एक ही गुणगान करते हैं। इन एग्जिट पोल में तो ये तो मान लिया जाए कि विपक्ष को तो उन्होंने कमजोर बनाकर रखा है और बीजेपी को ये लोग नंबर 1 पर रखते हैं। पश्चिम बंगाल में भी इनका एग्जिट पोल आया था, ये लोग तो वहां पर भी बहुमत की बात कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हम वैसी स्थिति देखेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? बीजेपी को बहुमत मिली, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ पर ये लोग बीजेपी की बहुमत से बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या स्थिति होती? तो ये देखा जा रहा है कि आज ये तमाम जो गोदी मीडिया अगर हम कहें तो ये सत्ता पक्ष को खुश करने में लगे। और सबसे बड़ी बात देखें ना, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, उसके बाद पूरे जगह रूस और यूक्रेन उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मतदान खत्म होते हैं तो ये लोग बैठ जाते हैं, एग्जिट पोल लेकर तमाम बड़े बड़े दावे करने लगते हैं। तो ये पूरा इनका एक प्रोपोगेंडा है जो पूरा सेट है और ये जनता समझ भी रही है कि इनकी झूठ की कहानी क्या है। और आज हम ये देख रहे हैं कि जब सत्ता पक्ष के माथे से पसीना टपक रहा है, सत्ता पक्ष आज घबरा रहा, तो ये लोग विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष को जितनी कमजोर बताने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष उतना कमजोर नहीं है। 10 तारीख को तो तस्वीर साफ ही हो जाएगी और पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ी रही है। जाति और धर्म की जीत हुई है या वाकई मुद्दों की जीत हुई है? जी, जाति और धर्म की जीत हुई है या वाकई मुद्दों की जीत हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जिन 4 राज्यों में चुनाव है उनकी बात भी करेंगे, जहां ऐसे ही तमाम एग्जिट पोल्स हमें देखने को मिले। हम पंजाब की बात करेंगे जहां पर आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे आगे चल रही। जितने भी एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, चाहे वो किसी भी प्राइवेट चैनल का हो, किसी भी न्यूज एजेंसी का हो, उनमें हमने यही देखा है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त कांग्रेस को पछाड़ रही है, अकाली दल को पछाड़ रही है, बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो राहुल, कांग्रेस भी इस वक्त पंजाब में पछड़ती नजर आ रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 4 कदम आगे चल रही है बाकी दलों से। बल्कि पिछली बार जब हमने देखा था विधानसभा चुनाव में तो उनके सबसे कम सांसद आम आदमी पार्टी के नजर आए थे। तो इस वक्त इतना बड़ा सियासी उलटफेर कैसे?
जी देखिए, अगर पंजाब की बात करूँ तो वाक़ई ये बात हैरान करने वाली तो है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हम 100 सीटें लेकर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की वहाँ पर सरकार रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता ने क्या सोचकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। दिल्ली के हालात आप देखिए ना, नशे का अड्डा उन्होंने बना दिया। आज जगह-जगह दारू के ठेके खुले हुए। आज जिस तरह से दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब होती नज़र आ रही है। क्राइम रेट दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं जनता को कई बातों को सोचना चाहिए था। हालाँकि चलिए, जनता ने क्या फैसला किया है वो तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह का दावा कर रही है, अगर वाक़ई उसमें सच्चाई है तो ये माना जाएगा कि आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। यानी कि दिल्ली से शुरुआत होती है और पंजाब में अच्छा खासा रिस्पॉन्स अगर पार्टी को मिलता है। हालाँकि गोवा और मणिपुर में भी इस तरह का आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। तो हम मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जितना विकास कर रही है, विपक्ष में देखिए एक बहुत बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी आने वाले समय में निभा सकती है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो ज़ीरो पर आती नज़र आ रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने लगातार मेहनत तो खूब की, पार्टी के नेताओं ने खूब मेहनत की, लेकिन उसका असर दिखता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मृत्युंजय, इस बीच हमें समझना यह भी पड़ेगा कि हमने अभी तक के 5 राज्यों की जो स्थिति देखी है, वहां पर हमने केवल 2-3 चेहरों को ही देखा, जिनमें राहुल गांधी या प्रियंका गांधी थे या फिर सचिन पायलट। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने और नेताओं को नहीं उतारा, जो कि जी राहुल, मैं यही सवाल पूछने वाला था कि जितने भी तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी, चाहे उसमें मनमोहन सिंह रहे हो, गुलाम नबी आजाद रहे हो, हरीश रावत रहे हो और कन्हैया कुमार रहे और भी बड़े नेता का जब कांग्रेस के रहे हो, तो वो इस वक्त चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने प्रचार क्यों नहीं किया पार्टी के लिए? देखिए, अगर ये पार्टी के प्रचार प्रसार की बात करें तो ये हाई कमान तय करता है कि कौन मैदान में उतरेगा, कौन मैदान में नहीं उतरेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि राहुल और प्रियंका गांधी को शायद ऐसा लग रहा है कि वो पीछे ना रह जाएं, उनकी छवि जो है वो कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए और नेताओं को नहीं उतारा। लेकिन समझने वाली बात ये कि राहुल और प्रियंका से पार्टी नहीं चलेगी। ये कांग्रेस जो है, इसको अगर आगे विकास के लिए लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है पूरी पार्टी की पूरी टीम जो है वो काम करेगी, तभी फायदा मिल पाएगा। क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कन्हैया कुमार का नाम शामिल था, गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल था, सोनिया गांधी हैं, मनमोहन सिंह है, इन तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल था, लेकिन इन्हें जमीनी स्तर पर उतारा नहीं जाता। और इससे पहले की भी अगर हम चुनाव की बात कर ले, देखिए बंगाल में भी क्या हुआ था, आखिरी वक्त में राहुल या प्रियंका चले गए थे। इसके अलावा अन्य विधानसभा चुनाव उस वक्त भी जो हुए थे, वहां पर भी प्रियंका गांधी दिखती नजर आ रही थी। तो प्रियंका और राहुल जो रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति का उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस वक्त ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस अगर कमजोर हो रही है तो वो खुद अपने बलबूते कमजोर हो रही है। अगर पार्टी को साथ लेकर चलेगी, पार्टी की रणनीति होगी, दिशा निर्देश तय किया जाएंगे। हाँ, हालांकि ये बात अच्छी है कि कांग्रेस जो है वो आज मुद्दों पर बात कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म का सहारा लेकर चुनाव जीतने का काम कर रही थी, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी थी जो किसानों के साथ खड़ी रही है, जो लखीमपुर खीरी की घटना में खड़ी रही है, हाथरस की घटना घटी उसमें खड़ी रही है। तो प्रियंका गांधी हमेशा से नौजवानों के साथ खड़ी रही हैं, युवाओं के साथ खड़ी रही हैं, विकास की बात कर रही हैं, किसानों की बात कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी जिसने देश में 70 साल राज किया, और हमने देखा है कि कांग्रेस ने जिस तरह देश में 70 साल राज करके मुद्दों को उठाने का काम किया, आज वही कांग्रेस है जो मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, रणनीतियां अच्छी हैं। थोड़े और मेहनत अगर पार्टी करेगी, अगर और मीटिंग्स की जाती हैं या पार्टी के और नेताओं को आने वाले समय में मौका दिया जाता तो शायद बदलाव हो सकता है। तो शायद बदलाव हो सकता है, ये कहना है हमारे सहयोगी राहुल का। तो 10 मार्च को नतीजे तो साफ कर ही देंगे कि उत्तर प्रदेश समेत बाकी 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो पंजाब की तस्वीर साफ है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी लौट कर आ रही है और कांग्रेस पार्टी फिर से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 7 या 8 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी। हालांकि पिछली बार भी ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सीटें हाथ लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पूर्वांचल के जिस 7वें चरण के चुनावों की बात की जाए तो वहां पिछली बार कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। और अगर कांग्रेस की स्थिति ऐसे ही उत्तर प्रदेश में रहती है तो ये लोकसभा चुनावों के लिए भी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।